स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों में 4 वंश थे। विजयनगर साम्राज्य जो था उसके तहत 4 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था संगम वंश। उसके बाद संगम वंश को समाप्त करके उसकी जगह सालुब वंश आया, फिर उसकी जगह तुलुब वंश आया और फिर लास्ट में अरविडु वंश आया। तो इन चारों वंशों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इनकी अवधि, संस्थापक एवं अंतिम शासक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संगम वंश की। तो संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा और इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का संगम वंश की स्थापना करते हैं। संगम वंश का अंतिम शासक रहता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। फिर संगम वंश को समाप्त करके सालुब वंश आता है। अब सालुब वंश का संस्थापक जो रहता है वो होता है नरसिंह, और कब स्थापना करता है 1485 ईस्वी में, और ये वंश समाप्त होता है 1504 ईस्वी में। सालुब वंश का अंतिम शासक था इमाद नरसिंह। ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर सालुब वंश को समाप्त करके उसके स्थान पर तुलुब वंश की स्थापना होता है और इसकी स्थापना करता है वीर सिंह। 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक इसकी अवधि होती है और इसका अंतिम शासक था सदाशिवराव। सदाशिव राय कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर तुलुब वंश के स्थान पर अरविडु वंश की स्थापना होती है तुलुब वंश को समाप्त करके, और इसका जो शासनकाल या हम कहें इसकी अवधि जो होती है वो 1570 से 1652 ईस्वी तक होती है। इसका संस्थापक तिरुमल होता है और अंतिम शासक श्रीरंग तृतीया। तो ये 4 वंश हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन किया। इसको आप क्रम से भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आया संगम वंश, फिर सुलुब वंश, फिर तुलुब वंश, फिर अरविडु वंश। अब हम एक एक करके इन वंश के बारे में पढ़ेंगे और इन वंश के तहत किन किन शासकों ने शासन किया, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संगम वंश की। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले संगम वंश ही है, तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। हरिहर एवं बुक्का के पिता संगम थे। हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। इनके पिता कौन थे? संगम। इनके पिता का नाम संगम था और इसी कारण इस राजवंश को संगम वंश कहा गया। हरिहर एवं बुक्का कंपली राज्य में मंत्री थे। एक कंपली राज्य था, उसके मंत्री थे हरिहर एवं बुक्का। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली राज्य को विजित किया था। तब हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और उन्हें मुसलमान बना लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हरिहर और बुक्का पहले मुसलमान नहीं थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली राज्य को जीता तो इन दोनों भाइयों को भी पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और उन्हें मुसलमान बना दिया गया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर को उस क्षेत्र का शासक और बुक्का को मंत्री बनाकर कंपली विद्रोह दबाने हेतु भेजा, परंतु दक्षिण में संत विद्यारण्य ने श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ की अनुमति से दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिला दिया। देखिए, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली राज्य को विजित किया और वहाँ से हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले गए और उन्हें मुसलमान बना दिया। फिर कंपली राज्य में विद्रोह हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई शासक नहीं था,
तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर को उस क्षेत्र का शासक बना दिया और बुक्का को उस क्षेत्र का मंत्री बनाकर भेज दिया कि जाओ कंपली विद्रोह को दबाओ, उसका दमन करो। परंतु जब ये दोनों भाई वहाँ पर गए तो दक्षिण में संत विद्यारण्य ने, ये नाम याद रखिए, संत विद्यारण्य ने श्रृंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ की अनुमति से दोनों भाइयों को फिर से हिंदू धर्म में प्रवेश दिला दिया और 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी राज्य की नींव डाली। इस वर्ष तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने उसने विजयनगर राज्य की स्थापना की। सबसे पहले उसने हम्पी राज्य की नींव डाली, फिर वहीं पर तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक स्थान था अनेगोंडी, उसके सामने विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी। तो ये सब आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए जो बैकग्राउंड है। बाकी अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहला शासक कौन बनता है? हरिहर प्रथम। 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। हरिहर इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। इसकी राजधानी अनेगोंडी थी। तो हरिहर प्रथम की राजधानी क्या थी? अनेगोंडी। 7 वर्ष पश्चात उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। होयसल विजय हरिहर प्रथम के सामरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। होयसल विजय किसने की? हरिहर प्रथम ने। हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने सहकारिता के आधार पर संयुक्त शासन किया। सहकारिता मतलब एक सहयोग के आधार पर, एक रिलेशन, संबंध, कि कुछ दिन हम शासन करेंगे, कुछ दिन आप। तो इस समझौते पर हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने शासन किया। हरिहर प्रथम का समकालीन बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन गंगू था। यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य पर हरिहर प्रथम शासन कर रहा था तो बहमनी साम्राज्य में शासन कौन कर रहा था? अलाउद्दीन हसन गंगू। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति भी कहा गया है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा गया है। अब हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासन सत्ता संभालता है। 1356 ईस्वी में ये शासक बना और 1377 ईस्वी तक ये रहता है। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम था। सिंहासन पर बैठा। देखिए, हरिहर प्रथम मृत्यु से पूर्व ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में बुक्का प्रथम को चुन लिया था। तो बुक्का प्रथम ने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया। किसको? मदुरा को। जैसे मैंने आपको बताया था, होयसल को किसने शामिल किया था विजयनगर साम्राज्य में? हरिहर प्रथम ने। मदुरा को किसने शामिल किया? बुक्का प्रथम ने। सर्वप्रथम बुक्का ने ही बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य के मध्य बने विवाद के कारण कृष्णा नदी को दोनों साम्राज्य की सीमा माना। चूँकि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश में लगातार युद्ध होता रहता था, संघर्ष होता रहता था, तो बुक्का प्रथम ने इन दोनों के बीच की सीमा किसको माना? कृष्णा नदी को। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। ये आपको याद रखना है। वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर नवीन टीकाएं लिखवाई। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन किसने दिया? बुक्का प्रथम ने। अब यहाँ देखिए हरिहर प्रथम लिखा है, तो इसको आप बुक्का प्रथम कर लीजिए। यही कुछ मिस्टेक हैं ऐसे, तो इसको आप जब आप नोट्स बनाइए तो आप वहाँ पर बुक्का प्रथम कर लीजिएगा। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। अब यहाँ फिर देखिए, 1377 में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपको बुक्का प्रथम लिखना है। बस यही 1-2 जगह है, ज़्यादा नहीं मिस्टेक है। हरिहर एवं बुक्का ने राजा एवं महाराजा की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। 3 समुद्रों का अधिपति की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि एक समुद्र का अधिपति की उपाधि किसने धारण की? हरिहर प्रथम ने। और बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? 2 उपाधियाँ इसने धारण की, एक वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की और दूसरी उपाधि 3 समुद्रों का अधिपति। ये बुक्का प्रथम ने धारण की थी। तो हरिहर प्रथम आपने पढ़ लिया, बुक्का प्रथम पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हरिहर द्वितीय शासक बना। अभी आप कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? ध्यान रखिए, संगम वंश अभी पढ़ रहे हैं। बहमनी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अभी आप संगम वंश पढ़ रहे हैं। उसमें तीसरा शासक हुआ हरिहर द्वितीय।
हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन करता है और यह बुक्का प्रथम का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था। बुक्का प्रथम का पुत्र था हरिहर द्वितीय। वह विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजा था। दूसरा नहीं है, तीसरा यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि इसके पहले दो बन चुके हैं। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करके बैठा था। उसने साम्राज्य की सीमा में दक्षिण में त्रिचनापल्ली तक पहुंचा दी थी। साम्राज्य की सीमा दक्षिण में त्रिचनापल्ली तक पहुंचा दी थी। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची को विजयनगर साम्राज्य में किसने शामिल किया? हरिहर द्वितीय ने। बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को उसने विफल कर दिया और उन्हें परास्त किया। उसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। यानी पश्चिम इनके बहमनी साम्राज्य से था, तो बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को किसने छीना? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था। भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का वह उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। हरिहर द्वितीय अपनी विद्वता एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण राजा व्यास तथा राजा वाल्मीकि कहलाया था। तो राजा व्यास और राजा वाल्मीकि किसको कहा गया है? हरिहर द्वितीय को कहा गया है। फिर है उसके दरबार में सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य तथा उसके भाई सायण, नानार्थ रत्नमाला के लेखक इरुगाथा जैन तथा हरविलास के लेखक श्रीनाथ रहते थे। तो यह सब आपको याद रखना है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य और माधवाचार्य के भाई कौन थे? भाई सायण। ये रहते थे, माधवाचार्य और सायण रहते थे। माधवाचार्य ने सुदर्शन संग्रह की रचना की है। नानार्थ रत्नमाला के लेखक थे इरुगाथा जैन, वो भी रहते थे। और हरविलास एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार श्रीनाथ भी रहते थे। अब इसके बाद विरूपाक्ष प्रथम शासक बनता है। छोटा सा शासनकाल था। विरूपाक्ष प्रथम 1404 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय का पुत्र था और ये शासक बनता है। 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। इस प्रकार उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा। मतलब जब इसके पिता की मृत्यु हुई हरिहर द्वितीय की, तो विरूपाक्ष प्रथम शासक बना, लेकिन इसका ही एक भाई था बुक्का द्वितीय, उसने इसको युद्ध में हरा दिया और इसके शासन का अंत कर दिया। तो अब शासक बन गया बुक्का द्वितीय। 1404 ईस्वी से लेकर 1407 ईस्वी तक रहता है। बुक्का द्वितीय बुक्का प्रथम का पौत्र था। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया था। बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्षों तक ही शासन कर सका, 2 या 3 वर्ष तक लगभग शासन किया। इसके बाद शासक बनता है देवराय प्रथम। ये इम्पोर्टेंट शासक है। 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? देवराय प्रथम। उसे अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। देवराय प्रथम को अपने समय में आंतरिक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा था, परंतु अंततः वह उन्हें दबाने में सफल हुआ। फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज शाह बहमनी है। ये अभी जब मैं आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दूंगा तो आपको बहमनी साम्राज्य भी पढ़ाऊंगा। तो फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ किया था।
इस विवाह के दहेज के रूप में देवराय प्रथम ने बांकापुर का क्षेत्र फिरोज शाह बहमनी को दे दिया था। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरें निकलवाई। उसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। निकोलो कोंटी किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय में आया था। कहाँ का यात्री था? इटली का। कब आया था? 1420 ईस्वी में। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई और देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। देवराय प्रथम के विषय में कहा गया है कि सम्राट अपने राजप्रसाद के मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया करता था। उसके समय में विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बन गया था। फिर है इम्पॉर्टेंट शासक देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ ही महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र के बाद उसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल अल्पकालीन रहा। अगला शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ। देवराय द्वितीय संगम वंश के महान शासकों में था। उसे इमाद देवराय भी कहा जाता था। इमाद देवराय किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। उसने आंध्र प्रदेश में कोंडबिंडु का दमन कर कृष्णा नदी तक विजयनगर की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा को बढ़ाया। देवराय द्वितीय ने आंध्र एवं उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। उसके सेना में उसने कुछ तुर्क धनुर्धारियों को भी शामिल किया था। देवराय योग्य शासक होने के साथ साथ विद्या एवं विद्वानों का संरक्षक भी था। उसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय तक रहे। तो तेलुगु कवि श्रीनाथ जो थे देवराय प्रथम के शासनकाल में भी थे, यहाँ भी थे। खुरासान के शासक शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आया। अब देखिए देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? तो निकोलो कोंटी आया था, इटली का यात्री था। और अब्दुल रज्जाक आया था, ये फारस का था, ईरान का। अब्दुल रज्जाक किसके समय में? देवराय द्वितीय के समय में आया था विजयनगर साम्राज्य में। फरिश्ता के अनुसार उसने करीब 2000 मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया एवं उन्हें जागीरें प्रदान की। किस शासक ने? देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी और अपने सिंहासनारोहण के समय कुरान रखा था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा गया है, यानी हाथियों का शिकारी। तो हाथियों का शिकारी या गजबेटकर किसको कहा गया है? देवराय द्वितीय को। उसने अपने आप को इंद्र का अवतार बताया है। 1446 में उसकी मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य भी लिखा है। वाणिज्य को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए उसने लकन्ना या लक्ष्मण को, जो उसका दाहिना हाथ था, दक्षिण समुद्र का स्वामी बनाया। तो देवराय द्वितीय ने किसको दक्षिण समुद्र का स्वामी बनाया था, यानी शासक बनाया था? लकन्ना या लक्ष्मण, अर्थात विदेश व्यापार का भार उसको सौंप दिया था। फिर इसके बाद शासक बनता है विजयनगर द्वितीय 1446 से 47 तक। विजयनगर द्वितीय का शासनकाल अल्प समय का था, केवल 1 वर्ष के लिए ही विजयनगर साम्राज्य का शासक रहा। इसके बाद मल्लिकार्जुन बनता है 1447 से 1465 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के भी नाम से जाना जाता है। मल्लिकार्जुन अपने राज्य के सामंतों को अपने वश में रखने में असफल रहा था। उसके समय में उड़ीसा में बहमनी के आक्रमण ने उड़ीसा ने कोंडबिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया था। प्रौढ़ देवराय को उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से पराजित किया था। कुछ समय के बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने उसका सिंहासन उससे छीन लिया।
नरसिंह सालू कौन था? मल्लिकार्जुन का सामंत था। ये नाम याद रखिए, नरसिंह सालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चंद्रगिरी के सूबेदार थे। नरसिंह सालू कौन थे? चंद्रगिरी के सूबेदार थे और इन्होंने मल्लिकार्जुन से उसका सिंहासन छीन लिया था। हार के इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण 1465 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चीनी यात्री माहुयान ने मल्लिकार्जुन के समय विजयनगरी साम्राज्य की यात्रा की थी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। मल्लिकार्जुन के उत्तराधिकारी विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर से गोवा, कोंकण एवं उत्तरी कर्नाटक के कुछ भाग अलग हो गए। ऐसी स्थिति में जबकि विजयनगर राज्य टूटने की स्थिति में आ गया था, चंद्रगिरी में गवर्नर के पद पर नियुक्त सालुम नरसिंह ने विजयनगर राज्य की रक्षा की थी। 1485 में विरूपाक्ष की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। विरूपाक्ष का पुत्र था, उसी ने अपने पिता की हत्या कर दी और एक मत के अनुसार विरूपाक्ष की हत्या उसके दुराचारी होने के कारण उसके बड़े पुत्र ने की थी। पुर्तगाली यात्री नूनिच के अनुसार इस समय विजयनगर में चारों ओर अराजकता एवं शांति का माहौल था। इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाकर सालुब नरसिंह के सेनानायक नरसा नायक ने राजमहल पर कब्जा कर लिया। नरसा नायक ने सालुम नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। नरसा नायक कौन था? नरसिंह का सेनापति था। सालुम नरसिंह का सेनापति था नरसा नायक। उसने एक प्रकार से राजमहल पर कब्जा कर लिया और सालुम नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रकार विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के साथ ही संगम वंश का अंत हो गया और संगम वंश के स्थान पे अब कौन सा वंश आएगा? अब आएगा सालुब वंश। और सालुब वंश की स्थापना कौन करेगा? सालुब नरसिंह। तो सालुब वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए।